तो सबसे पहले हम लोग पढ़े क्या क्या इतिहास क्या होता है, ठीक है, अतीत की घटना है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, तिथि का महत्व, यही तो पढ़े थे। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग यह देखे एसी और बीडी में क्या अंतर है ना। एसी क्या, एडी क्या होता है और बीसी क्या होता है। एडी हो गया ईसा मसीह के जन्म के बाद, बीसी हो गया उसके जन्म के पहले। इसके बाद हमने बताया मोटा मोटी घटनाओं की विशेषता, कारण प्रभाव, किस चीज़ का घटना की, ये किस चीज़ के बारे में बताए थे, सामाजिक आर्थिक बौद्धिक विकास। अच्छा, ये इतिहास में बताए थे हम कि सामाजिक आर्थिक और बौद्धिक विकास, ये तीनों चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। इतिहास क्यों पढ़ते हैं, तो उसमें से हम लोग सीखते हैं कि किस समय का कैसा सामाजिक स्थिति था, कैसा आर्थिक स्थिति था, बौद्धिक विकास उस हिसाब से ही होता है ना। जैसा सामाजिक स्थिति सोसाइटी जैसा होगा उस हिसाब से उसका इनकम होगा और उसी हिसाब से उसका बौद्धिक विकास भी होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि ये जो पुनर्जागरण हो रहा था, कई कई घटनाएं हो रही थी, तो उसमें अच्छा इतिहास में भी क्या चलता है, कोई ना कोई कारण होता है, उसका कोई प्रभाव होता है और उसके बाद परिवर्तन होता है, फिर बदलाव होता है। जैसे कि मान लो मोबाइल का बनना, पहले सुनते हैं बच्चा वाला क्लास में पढ़ता होगा कि एक ग्लास में जो है तार को जोड़ करके दूसरे जगह से बात कर लेता था बच्चा। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, कोई कारण हुआ, उसका फिर प्रभाव, फिर परिवर्तन, फिर बदलाव, ये चीज़ें। और सब घटनाओं का विशेषता होता है, ये भी बताए थे। पहले राजतंत्र था, राजतंत्र से क्या बना, लोकतंत्र बना, और इसके लिए क्या क्या चीज़ हुआ था, पुनर्जागरण हुआ था, और क्या हुआ था, हाँ धर्म सुधार हुआ था, और व्यापार पर विशेष बल दिया गया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा, अच्छा इसमें आर्थिक विकास तो हम लोग देख ही लिए थे, सोसाइटी भी देख लिए थे। उसके बाद और आगे बढ़ो तो 15वीं 16वीं शताब्दी में क्या हुआ था, तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप में सबसे पहले क्या हो गया, पुनर्जागरण हुआ, धर्म सुधार आंदोलन हुआ। स्टार्टिंग पूरे धरती पर 7 महादेश है ना, उसमें सबसे पहले यूरोप में ये सब चीज़ें शुरू हुई। सब जगह राजतंत्र ही था लगभग, भारत में 650 से ज़्यादा राजा था, 650 से ज़्यादा। मतलब कि ये तुम्हारा ये गांव है मान लो, तो यहाँ पर एक राजा अलग से, मैं इसका मालिक हूँ, तो उसी तरह से था। लेकिन शुरुआत किसने किया, तो मान चलो कि जहाँ पर शिक्षा बढ़ते गया, लोग शिक्षित होते जाता है, तो कोई भी चीज़ को पकड़ता है गलती को। पढ़ा लिखा नहीं है, सोचता है जो कह रहा है वही सही है। लेकिन पढ़ लोगे तो तुमको समझदारी आ जाएगा कि कौन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, उसके पीछे क्या लोभ छिपा हुआ है ना। अभी हैं संत महात्मा लोग सत्संग करते हैं, तो उससे पहले बोलते हैं 10,000 चाहिए हमको, इसी गाड़ी में हम आएंगे, वैसे नहीं आएंगे। तो हम यदि शिक्षित है तो हम क्या कहेंगे, अरे ये तो बिजनेस कर रहा है, 1.5 लाख का मोबाइल चला रहा है, 2 लाख का मोबाइल, खुद टच स्क्रीन वाला एकदम एप्पल का मोबाइल चला रहा है। लेकिन जो उसका अंधभक्त है, जो पढ़ा लिखा नहीं है व्यक्ति, तो कहेगा ये तो मेरे प्रभु हैं, ये तो हवाई जहाज से बोलेंगे आने, तो उसको मैं उससे ले आऊँगा। ऐसा हो जाता है। तो शिक्षा के कारण यूरोप में शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था, जिसके कारण वहाँ के लोग जो थे क्या हो गए, जागरूक होते चले गए। उसके बाद क्या किया, जागरूकता के साथ साथ वो लोग बिजनेस पर विशेष बल देता था। हम लोगों के तरह नहीं कि घर का सिर्फ खा रहे हैं, बिजनेस पर कोई टारगेट ही नहीं है। बिजनेस के बारे में सोचता है, किसान है तो सिर्फ खेती करना है उसका काम, उसके अलावा कोई सोचता ही नहीं है। बस किसान ही खेती किया, बस बैठ के आराम से खा रहा है और कोई टेंशन नहीं है। उसके अलावा उन लोगों ने जैसे जैसे उन लोगों का मतलब कि व्यापार बढ़ते गया, तो वह उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। उपनिवेश का मतलब क्या हुआ कि मान लो तुम मालिक हो कहीं का, 4-5 व्यक्ति है, तुम्हारा दोस्त ही है, बोलो कि तुम लोग को 100 रुपया डेली खर्चा करेंगे, तुम लोग जो खाओगे पियोगे। कहेगा हाँ ठीक है, खुश। तुम जाओगे, उसको रोज़ खिलाओगे, समोसा लिट्टी खिलाओ या फिर जो खिलाना है, रसगुल्ले खिलाओ 2 ठो 4 ठो डेली। अब उसको बोलेगे रे पार्टनर यहाँ पर एगो काम है, करवा दो, एकदम भाई तुरंत करवा देंगे। यानी ये क्या हो गया, हमारा उपनिवेशवाद हो गया। उस पर पूरा पूरा कब्जा नहीं किए, लेकिन वो मेरा क्या हो गया, उपनिवेशवाद। जैसा कहेंगे वैसे सुनेगा, है ना, अपने हिसाब से हम उसको चला लेंगे, ठीक है, वो चीज़ है। तो इस तरह से था उपनिवेशवाद। फिर था साम्राज्य। साम्राज्य मतलब जहाँ पूरा का पूरा तुम कब्जा कर लो, वो हो गया तुम्हारा साम्राज्य। अगला जो अब है, तो हम लोग यहाँ तक देख लिए थे। इसमें खोज के क्रम में 2 चीज़ें थी। एक 1776 में, कौन 1776 में, तो हमने बताया था 1492 और 1498,
98, 2 साल। ये था कोलंबस जो अमेरिका गया था 1498 में, वास्को डी गामा जो भारत गया था। ठीक है, भारत को ढूंढते हुए, भारत है कहाँ, कैसे पहुँचे भारत। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि भारत का प्रश्न रहता है बच्चों के क्लास में कि भारत का खोज किसने किया, तो वास्को डी गामा ने। नहीं, इसका शुद्ध प्रश्न क्या हो जाएगा, ऐसा कौन सा यूरोप का व्यापारी था जो कि भारत सबसे पहले पहुंचा था। ये प्रश्न सही है कि नहीं। या फिर पुर्तगाल का सबसे पहला व्यापारी कौन था जो सबसे पहले भारत पहुंचा था। भले भारत यूरोप के साथ बिजनेस नहीं करता होगा, ईरान से करता था, इराक से करता था उस समय में, ऐसा। तो ये सब जब अपना उपनिवेश बना लिया, अभी अभी हम लोग पढ़े थे क्या क्या बनाइए, उपनिवेश बना लिया। उपनिवेश का मतलब समझ गए, किसी को अपने हिसाब से चलाना। साम्राज्य का मतलब हो गया सारा चीज को अपने हिसाब से चलाना। किसी दूसरे व्यक्ति को चलाओ या दूसरे के घर को चलाओ, जैसा तुम चाहो वैसा करवा सकते हो, तो वो उपनिवेशवाद हो गया। और जहाँ तुम्हारा ही सत्ता हो, हर सब चीज तुम्हारा हो, तो वो क्या हो गया, साम्राज्य हो गया। तो अब उस हिसाब से एक उदाहरण ले हम लोग, तो स्कूल देख लो। स्कूल क्या है, एक हेडमास्टर होता है उसमें। हेडमास्टर के लिए वो स्कूल क्या कहलाएगा, उपनिवेशवाद कहलाएगा, क्योंकि वहाँ उसका अपना कुछ नहीं है, उसको बस पावर है, चलाना है उसको नहीं। लेकिन गवर्नमेंट का वो अपना चीज़ है, अपना ज़मीन है उसका, अपना मकान है सरकार का, उसके लिए वो क्या हो गया, साम्राज्य हो गया। नहीं हो गया, पूरा बिहार ही बिहार सरकार का है, पूरा भारत ही भारत सरकार का है, तो वो उसका साम्राज्य है। लेकिन अभी देख लो कौन, नेपाल, उसको भी छोड़ दो, मालदीव, श्रीलंका, ये सब को हम लोग मदद करते हैं, बांग्लादेश को मदद करते हैं। ठीक, अब बांग्लादेश कहेंगे अरे भाई चलो मेरे को ज़रूरत है, चलो लड़ने के लिए, वहाँ पर वो क्या कहलाएगा, उपनिवेशवाद। लेकिन अभी हम लोग नहीं करते हैं ऐसा, क्योंकि जो है उपनिवेशवाद तब कहलाएगा जब सब चीज़ मेरे हिसाब से ही चलेगा, तब ऐसा कुछ नहीं है। तो 1776 में अमेरिका में सबसे पहले आग लगा। ठीक है, अमेरिका में क्या हुआ, सबसे पहले आग लगा। आग लगा का मतलब क्या हो गया, स्वतंत्रता का संग्राम हुआ, स्वतंत्रता संग्राम। सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुआ, अमेरिका में, क्योंकि जहाँ पर लोग ज़्यादा शिक्षा पर जोर देगा वहाँ जल्दी आवाज़ उठाना शुरू हो जाएगा, गलत चीज़ को लोग बर्दाश्त नहीं करेगा, है कि नहीं। ये चीज़ें। अब क्या है, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में, इसका देखा देखी में कहाँ पर हो गया, फ्रांस में भी। ठीक है, फ्रांस जो कि यूरोप में भी है, यूरोप में ही है फ्रांस, कि ज़्यादा साल नहीं, कितना साल जोड़ लो, 10, 3, 13 साल, 13 साल बाद फ्रांस में स्वतंत्रता संग्राम हो गया। अच्छा, पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या क्या चाहेगा, सबसे पहले चाहेगा उसको क्या मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। जब तो अच्छा एक बात सोचो कि तुमको पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, तुमको समझदारी हो, बुद्धि बढ़े। बुद्धि बढ़ने का मतलब ये नहीं कि भाई तुम धूप में 4 घंटा खड़ा रहो तब समझेंगे तुम बहुत ताकतवर हो, यानी कि जिस बात का कोई तुक ही ना हो, तो फिर तो मेरा पढ़ाना लिखाना कुछ नहीं है। अब तुम पढ़ लिख रहे हो, बढ़िया से पढ़ोगे, MA करोगे, मास्टर का डिग्री लोगे, PhD कर लोगे, सब चीज़, तब तुम्हारे घर वाले कहेंगे रे सूर्य जो है पृथ्वी के चारों बगल घूमता है, हम पिताजी हैं तुम्हारे, हम जो बोल रहे वही सही है। क्या तुम मानोगे, नहीं मानोगे, क्योंकि जो फैक्ट है उस पर बात करेंगे हम। तो वही उसी तरह से अमेरिका में, फ्रांस में लोग शिक्षित होते चले गए। जब पढ़े लिखे होने लगे तो सरकार के कमियों को पकड़ने लगा कि कहाँ कौन गलती कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए उन लोग क्या क्या मांग करने लगा कि हमें क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। दूसरा चीज़ क्या चाहिए, समानता चाहिए। क्या चाहिए, समानता चाहिए। अब स्वतंत्रता समानता क्या उसको पहले नहीं मिलता था, इसका मतलब नहीं मिलता होगा। कोई राजा है, ठीक है, या फिर कोई तुम्हारा क्लास टीचर है, मान लो क्लास टीचर क्लास का राजा हुआ, मान लेते हैं कुछ देर के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो लड़का उसको कहेगा गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, 4 बार जाके प्रणाम करेगा, सर आप तो बहुत अच्छे हैं, ऐसे बड़ाई मारेगा, उसको देगा एकदम 100 में 95, 99। और जो बच्चा बहुत मेहनत करता है, 100 में 100% लिख के आया, उसको 60 नंबर काट के दे देगा। ये तो बदमाशी हो गया। और राजा का जो चमचा होता था यही करता था। लेकिन लोग, अच्छा मूर्ख आदमी जो रहता है, जो पढ़ा लिखा नहीं रहता, वो डरता है, क्योंकि उसके पास सारी जानकारी नहीं रहती है। तुम्हारे पास सारा नॉलेज रहेगा, तुम आवाज़ उठाओगे ही, बोलोगे ही कि सर मेरा गलत ही नहीं है, तो आप नंबर क्यों काटे। तो इसीलिए लोग वहाँ का क्या आवाज़ उठाने लगा, हमें क्या चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, हमें क्या चाहिए, समानता चाहिए। कहने का मतलब क्या हो, किसी को गोली मार दो, यदि गोली मारने की सज़ा जो है मौत है, फांसी है, तो हम मारें चाहे आप राजा का भाई मारे किसी को गोली,
या प्रधानमंत्री का भाई मारे या प्रधानमंत्री किसी का मर्डर करे, सजा सबको सेम ही होना चाहिए। समानता का मतलब ये होता है। बंधुत्व होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बंधुत्व होनी चाहिए। ठीक है, बंधुत्व किसको बोलते हैं? बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा। भाईचारा का मतलब किसके क्या होता है? प्रेम भाव रखना। ठीक है, अब मान लो ये बंधुत्व, जैसे एक हो गए तुम्हारे दादाजी, दादाजी के यदि 3 पुत्र हैं, ठीक, तो वो एक समय ऐसा होगा जब सब छोटा छोटा होगा, तुम लोग सब भी छोटा होगा, मान लो 5 साल 7 साल का, सब एक साथ खेलता होगा, एक साथ खाता होगा। नहीं, यदि उन तीनों में से एक ठो भाई को कोई पड़ोसी वाला मार दिया एक थप्पड़, तो दोनों भाई मिलकर उसको कूट देगा। तो वो क्या होता है? भाईचारा, है ना। लेकिन ये भाईचारा किसके साथ होना चाहिए? देश में जितने लोग रहते हैं सबके साथ आपस में क्या होना चाहिए? भाईचारा रहना चाहिए, प्रेम भाव रहना चाहिए। कोई किसी का बुरा ना करे, है ना, सब सबका सहयोग करे, है कि नहीं। अब मान के चलो तुम दोनों भाई हो, अब अभी छोटे बच्चे हो, तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा इच्छा होगा कि वो भी पढ़े। मान लो तुम पढ़ोगे, तुम जॉब कर लोगे, तो ये तुम्हारे पर डिपेंड होगा, तुम हेल्प करोगे या मम्मी पापा हेल्प करेंगे। लेकिन तुम मन ही मन तो सोचोगे ये भी बन जाए कुछ, ताकि ये अपने पैर पे खड़ा हो जाए। वो हुआ भाईचारा। अब दुश्मनी कर लेंगे, चाहे जो हो, इसको नौकरी होने नहीं देना है, कहीं न कहीं फंसा देंगे पेंच, वो भाईचारा नहीं हुआ। तो यानी कि कोई भी देश है, अच्छा देश तभी कहलाएगा जब उसमें क्या हो? स्वतंत्रता मिलनी चाहिए अपनी बात को रखने का, कहीं भी रहने का, कुछ भी बोलने का, समानता होनी चाहिए, चाहे कानून के समक्ष, कोई भी चीज़ के समक्ष क्या होना चाहिए? समानता होनी चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए आपस में। जब तक प्रेम भाव नहीं रहेगा घर चलेगा? लड़ाई झगड़ा होता है, देखता है सब अलग अलग हो जाता है। तो इसका मतलब वहाँ किस चीज़ की कमी है? बंधुत्व की कमी है, भाईचारा की कमी है, प्रेम भाव का कमी है कि नहीं। सब कमाता है घर में, तुम्हारे यहाँ पापा जी होंगे और चाचा जी होंगे, बड़े पापा होंगे, सब अपना अपना कमाता है कि नहीं। तो जब सब अपना कमाता है तो भी एक साथ खाना नहीं बन पाता है क्या? तो कमी किस चीज़ का है? बंधुत्व की कमी है, मन का कमी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है राष्ट्रवाद। क्या आता है? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति प्रेम होता है, इसको बोलते हैं राष्ट्रवाद। कभी कभी देखता होगा जन गण मन करते हैं, खड़ा हो जाते हैं, जब वंदे मातरम बोलता है तो जोर से बोलते हैं, वंदे बोलता है तो मातरम बोलते हैं, जय हिंद तो जय भारत बोलते हैं। एनर्जी अजीब टाइप का आता है शरीर में, महात्मा गांधी अमर रहे, जोश आ जाता है। तो देश के प्रति क्या है? एक प्रेम की भावना है ना। पाकिस्तान में घुस करके भारत का सैनिक जब बरसा देता है गोली, तो हम लोग को बहुत खुशी मिलती है। तो ये चीज़ें क्या है? देश प्रेम। उसी तरह से सब चीज़ के लिए लागू होगा। स्कूल है तो स्कूल के लिए प्रेम होना चाहिए, तब तो स्कूल बेहतर होगा। नहीं होगा जब देश राष्ट्रवाद होने के लिए होगा, तो यानी कि लोग यदि राष्ट्रवादी होगा, इसका मतलब देश बहुत सुंदर होगा, देश बहुत मजबूत होगा। सुंदर को छोड़ो, मजबूत होगा, सब लोग मिले हुए रहेंगे, तब तो प्रेम ही नहीं रहेगा। बोलेगा हमको कौन सा चीज़ देता है? देश कमा के देता है, ऐसा बोल सकता है। हम भी बोल सकते हैं, तुम भी बोल सकते हो। तो उससे देश नहीं चलेगा, उससे घर चलेगा? टूट जाएगा। सब कोई घर के जितने मेंबर हैं, घर मान लो देश ही है तो घर के जितने मेंबर हैं सब क्या करेगा? घर के प्रति प्रेम होना चाहिए, नहीं तब ना घर मजबूत रहेगा। घर टूटेगा नहीं, दुश्मन आकर के हमला नहीं करेगा, पड़ोसी इसका फायदा नहीं उठाएगा। तो राष्ट्रवाद होना चाहिए। राष्ट्र का मतलब होता है देश, तो देश के प्रति प्रेम होना जरूरी है। तो इसका मांग कर रहे थे लोग। और क्या होना चाहिए? प्रजातंत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रजातंत्र। तो अभी अभी बताए थे राजतंत्र था पहले, अब क्या मांग रहा था ये लोग? प्रजातंत्र। राजतंत्र में राजा का शासन होता था, इसमें फिक्स होता था कि राजतंत्र में राजा का बेटा ही राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। लेकिन प्रजातंत्र में क्या होता है? लोगों के द्वारा वोट दिए जाते हैं, वोट दे करके हम क्या करते हैं? सरकार को चुनते हैं, वो हुआ प्रजातंत्र। अब मान लो कोई व्यक्ति को चुने कि अरे ये काम करेगा, बोल रहा है हम तो नल रोड बनवाएंगे, नाला बनवाएंगे, सब घर पानी पहुंचाएंगे, बिजली देंगे सबको, जो है एकदम घर घर तक, और इसको वोट जब दे देते हैं, जीत जाता है। अब ये मेरा बात ही नहीं सुन रहा है, इसके यहाँ जाते हैं तो दौड़ा रहा है, तो अगले बार हमारे इसको 5 साल के लिए चुनते हैं, या कहीं कहीं 6 साल के लिए चुनते हैं, या कहीं हो सकता है 3 साल के लिए चुनता होगा। सब देश का अपना अपना नियम है। तो उस कंडीशन में मेरे पास पावर रहता है, मेरे पास यानी कि जनता के पास, अगले बार भैया तुमको हटा देंगे, और उस डर से ये काम भी करता है। भले 100% ना करे, लेकिन करता तो है। तो ये सिद्धांत तो हर व्यक्ति के लिए किसी भी देश में किन किन बातों पर
जोर दे करके आंदोलन शुरू हुआ, सबसे पहले स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, समानता होना चाहिए। समानता का बात आया तो कानून के समक्ष समानता, भेदभाव नहीं होनी चाहिए किसी के साथ। उसके बाद क्या होना चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए। बंधुत्व भी समझ गया होगा हमारे ख्याल से, भाईचारा, आपसी प्रेम भाव। राष्ट्रवाद क्या हो गया, तो राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्रभाव होनी चाहिए। हाँ, राष्ट्रवाद जैसे कि जम्मू कश्मीर के कुछ कुछ जो विरोधी लोग हैं जो पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, वो लोग के अंदर जो है भारत के प्रति देश प्रेम नहीं है, हमेशा जपेगा पाकिस्तान से बात करना चाहिए, पाकिस्तान से ये करना चाहिए। उसके बाद क्या है तुम्हारा, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र ये भी बहुत जरूरी है। एक अच्छा देश को चलाने के लिए क्या चीज़ चाहिए, प्रजातंत्र भी चाहिए। क्योंकि हमारे पास ताकत न होनी चाहिए। जैसे सरकार किसके लिए चलती है, देश के लिए, देश के लोगों के लिए। किसके लिए चलती है, देश के लोगों के लिए। तो लोगों के पास पावर ही नहीं रहेगा तो लोगों को तो परेशान करेगा। जो ताकतवर होता है कमजोर को ऐसे ही परेशान करता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया, लोकतंत्र में प्रजातंत्र, यानी कि लोकतंत्र में किसको मजबूत बनाया गया है, जनता को, लोगों को। अब देखो ये कहाँ शुरू हुआ था, अमेरिका में। उसके बाद कहाँ पर, फ्रांस में। अब इसका देखा देखी कहाँ स्टार्ट होने लगा, एशिया में। और कहाँ पे, अफ्रीका में। क्योंकि अंग्रेज सब जगह फैले हुए थे। अंग्रेज छोड़ दो, यूरोप का जितना देश था ना, सब एक दूसरे पे कब्जा किए हुए था। पुर्तगाली गोवा पे कब्जा किया हुआ था, सबसे लास्ट में भागा इधर 62-61 में, 1961-1962 में। इतिहास, भारतीय इतिहास में ब्रिटिश शासन की स्थापना से आधुनिक काल का सूत्रपात हुआ। लेकिन हम तो पढ़ लिए कि भारत का जो इतिहास था, भारत का हिस्ट्री यानी कि इतिहास, इसको हम लोग 3 पार्ट में बांटे थे। कौन कौन सा, एंशियंट जिसको हम लोग प्राचीन बोलते हैं, एक होता है मीडिएवल जिसको हम लोग मध्यकालीन बोलते हैं, और एक होता है मॉडर्न, आधुनिक का इतिहास बोलते हैं। आधुनिक का शुरुआत जो है कहाँ से शुरू हुआ था, जब से हमारे यहाँ अंग्रेज अपना सारा सिस्टम शुरू कर दिया था। ऐसे तो कहा जाता है कि 1600 ईस्वी में अंग्रेज अपना पहला फैक्ट्री खोला था इंडिया में, सूरत में। कहाँ पर डाला था, सूरत में, फर्स्ट फैक्ट्री पहला बार। कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट मतलब क्या हो गया, पूरब। तो अंग्रेज जो है अपना कंपनी एक खोला 1600 ईस्वी में। लेकिन समय के साथ साथ पैसा होने लगा, पैसा, बिजनेस से तो पैसा होगा ही, पैसा के बल पे तो हम किसी को भी कुछ कर सकते हैं। धीरे धीरे ये कब्जा जमाना शुरू कर दिया। तो पहला कानून ये जो बनाया था 1771 ईस्वी में भारत में, यहाँ से इसका पैर जमना शुरू हो गया। तो इधर से ही हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास इसको मानते हैं। ब्रिटिश सरकार ने अपनी भूमि, राजस्व और औद्योगिक प्रणाली से भारत पर पूर्ण औपनिवेशीकरण किया। तो कहने का मतलब क्या है, भारत को क्या बनाया, उपनिवेश। क्या बनाया, उपनिवेश। उपनिवेश, उपनिवेश बनाने में मदद कौन किया इसको मदद किया भूमि के कुछ नियम, राजस्व के कुछ नियम, और औद्योगिक प्रणाली, उद्योग, औद्योगिक प्रणाली। इन तीनों चीज से इसके पास पैसा ज़्यादा से ज़्यादा हुआ और ये क्या किया, इस पर कब्जा कर लिया। सबसे सोचा पहले क्या, भूमि पे कब्जा करें। फिर भूमि पे कब्जा कर लेंगे तो लोगों से राजस्व वसूलेंगे। राजस्व का मतलब क्या होता है, जमीन का जो टैक्स होता है ये। फिर उसके बाद उद्योग लगाना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पर सस्ता मजदूर मिलता था, लोगों का जनसंख्या बहुत ज़्यादा था भारत में। तीनों चीज़ से क्या किया, भारत को अपना गुलाम बना लिया। ये चीज़ें ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को धार्मिक आधार पर प्राचीन को हिंदू काल, मध्य को मुस्लिम काल और आधुनिक को ब्रिटिश काल माना। तो सब अपने अपने तरीके से अपनी बातों को रखता है। कोई भी आदमी अपना बुराई ऐसा नहीं कहता है कि हम बहुत बुरे हैं, कोई कहता है, सब दूसरे का बुराई करता है, अपना नहीं करता है। तो ब्रिटेन का जो इतिहासकार था, हम लोग तो पढ़े कि भाई आधुनिक काल, मध्यकाल और ये जो था, तो ब्रिटेन के इतिहासकार जो थे, जो ब्रिटेन के लोग थे जो इतिहास लिखे थे, उसके हिसाब से क्या था, प्राचीन काल को ये क्या कहा, प्राचीन काल को ये कहा हिंदू काल, मध्यकालीन को क्या कहा, मध्यकालीन को कहा मुस्लिम काल। इसी में बाबर, अकबर सारे लोग आए थे, इसीलिए इसको कहा जाता है मुस्लिम काल, ब्रिटेन के इतिहासकार के अनुसार। ठीक है,
और आधुनिक काल को कहा जाता है ब्रिटिश काल। कौन सा काल? अंग्रेजों का काल, ब्रिटिश काल कहा जाता है। क्योंकि 1847 को हम लोग खत्म मानते हैं आधुनिक काल को। 1847 में 1947 में भारत को आज़ादी मिली, उसी समय आधुनिक काल खत्म। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया तुम्हारा। अब क्या है कि 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध विचारक जेम्स मिल ने अपने 3 खंडों में लिखी पुस्तकें ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में दर्शाया कि प्राचीन काल में हिंदू, मध्य काल में मुस्लिम शासन करते हैं और दोनों काल में भारत में अत्याचारी शासन, सामाजिक भेदभाव। अच्छा देखो, इसमें एक इतिहासकार का नाम बताया जिसका नाम था जेम्स मिल। सब तेज होता है ना, सब चाटुकार होता है, सब अपने राजा का बड़ाई करता है। ये भाई साहब बोला कि प्राचीन काल में नंबर 1 काल और नंबर 2 काल में बहुत दिक्कतें थी। दिक्कतें में क्या क्या दिक्कत था? बोला कि अत्याचारी शासन था। कैसा था? अत्याचारी शासन था, यानी लोगों को परेशान करने वाला शासक था उस समय। इस दोनों में, हिंदू काल में भी और मुस्लिम काल में भी। दूसरा, सामाजिक भेदभाव था। सामाजिक भेदभाव किसको बोलते हैं? ऊंच नीच। सामाजिक भेदभाव था। उसके बाद क्या बोलता है? उच्च जाति था, जाति प्रथा था, है ना, जाति प्रथा था। क्या हमारे समाज में जो है डोम को क्या हम अपने घर के थाली में खिलाते हैं? हाँ, तो ये भेदभाव करते हैं, वो भी तो इंसान है। तो ऐसा, तो जाति प्रथा भी था। ऐसा इनका कहना था। धार्मिक झगड़ा था। क्या चीज़ का झगड़ा था? धार्मिक झगड़ा था। कब? ये इसके हिसाब से ये भाई साहब बोल रहे हैं कि प्राचीन काल में, जिसमें कि हिंदू काल कहते हैं, और मध्यकालीन यानी मुस्लिम काल, इसमें अत्याचारी शासन था, सामाजिक भेदभाव था, जाति प्रथा था, धार्मिक झगड़ा होता था, इसमें अंधविश्वास था, झाड़ फूक पे लोग ध्यान देते थे, अंधविश्वास, जादू टोना पर विश्वास करते थे, ऊंच नीच की बातें थी, ऊंच नीच की, वो ऊंचा जाती है, वो नीचा जाती है, ये सब चीज़ें कहाँ होती थी? प्राचीन और मध्यकालीन में। कहाँ पर? प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में, भारत में। फिर क्या बोला? अंग्रेज के आने के बाद, तो ये भाई साहब क्या बहुत तेज था, ये था ब्रिटिश काल। बोला इससे पहले ये अंधकार युग था। कैसा था? अंधकार युग था। कौन बोला? जेम्स मिल ने बोला। क्या बोला? कि अंग्रेज के आने से पहले अंधकार युग था। यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो ये भाई साहब तो बहुत लेट आया ना। अब यहाँ पर होना क्या चाहिए था इसके हिसाब से? बोला कि अंग्रेज जब आ गया भारत, कौन? अंग्रेज किस युग में? आधुनिक युग में, यानी ब्रिटिश काल में, यही तो आया। तो बोला कि हम क्या लेकर के आए? पहले तो अंधकार युग था, पहले लोग दूसरे का शोषण करता था, ऊंच नीच वाला झगड़ा होता था, बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। अब क्या लेकर के हम आए? तो हमारे आने से यहाँ पर नंबर 1 आया लोकतंत्र। क्या आया? लोकतंत्र को लेकर आए, जो कि पहले नहीं था। राष्ट्रवाद को लेकर आए। किस चीज़ को? राष्ट्रवाद को लेकर के आए, जो कि पहले नहीं था। उसके बाद एकता को लेकर आए। ठीक है, एक उदाहरण के लिए, जैसे कि 1885 ईस्वी में कौन सी का स्थापना हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का नाम सुना होगा। कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में। ये भाई साहब अंग्रेज का एक थे ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ये अंग्रेज थे, लेकिन इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसने सोचा कि यहाँ के जो लोग हैं, भारत के लोग, इसमें रहेंगे शामिल, चुनाव लड़ेंगे, सीखेंगे कैसे देश चलता है, कैसे राज्य चलता है, कैसे अपनी बातों को रखा जाता है। तो एक चीज़ तो ये भी बोल सकते हैं, इन्होंने क्या कहा? लोकतंत्र पहले नहीं था, राष्ट्रवाद पहले नहीं था, एकता पहले नहीं थी, स्वतंत्रता पहले नहीं थी। स्वतंत्रता का मतलब क्या? बोलने की आज़ादी, कुछ करने की आज़ादी। समानता पहले नहीं थी, समाजवाद नहीं था, समाजवाद नहीं था। लेके कौन आया? ब्रिटिश। ये कौन बोल रहा है? मिल, जेम्स मिल। कौन बोल रहा है? जेम्स मिल बोल रहा है। जेम्स मिल बोल रहा है कि ये सारा चीज हम लेकर के आए।
और इसी कारण से आज इतना डेवलप हो चुका है इंडिया। मिल के द्वारा भारतीय इतिहास के वर्गीकरण को अन्य इतिहासकारों ने भी माना। बहुत सारा इतिहासकार जो है इसके हाँ में हाँ मिला दिया। अब जो अंग्रेज होगा खास करके वो तो मिलाएगा ही, अरे भाई तू सही बोल रहे हो। परंतु घटनाओं तथा उसकी विशेषताओं को आधार बनाकर काल निर्धारण या तिथि तय करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अब ये तो तुम्हारा तय करने का हुआ ना, प्राचीन काल को तुम हिंदू काल बोल दिए, मध्यकालीन को मुस्लिम काल बोल दिए और आधुनिक को जो है ब्रिटिश काल बोल दिए। तुम्हारे हिसाब से तो तय होगा नहीं तिथि। प्रत्येक काल को कुछ केवल विशेष लोगों के जीवन और गतिविधियों का अध्ययन किया गया। तुम क्या किए, सिर्फ देखा मध्यकाल में मुस्लिम ज़्यादा है इसलिए मुस्लिम काल बोल देते, इसमें हिंदू को देखे हिंदू वाला रीति रिवाज तो हिंदू काल बोल दिए। भाई सबके बारे में अध्ययन करो। अब क्लास में 40 बच्चा है तो 40 बच्चा के बारे में जानकारी रखेंगे तब ना इतिहास लिखेंगे, सटीक लिखाएगा। अब उसमें से 5-7 वो बहुत बोलता है, टपाटप बोलता है, कौन है तो भाई वो मुस्लिम सब है तो मुस्लिम काल, ऐसे नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसका मतलब था कि किसी इनके बातों को कुछ इतिहासकारों ने काट दिया। किसके बातों को? जेम्स मिल के बातों को। बोला भाई तुम ज़्यादा एडवांस ना बनो, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुमने कुछ लोगों के बातों को अध्ययन करके तुमने अपनी बात कही है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। प्रत्येक काल, अच्छा, कार्य क्षेत्र पर अधिक प्रकाश नहीं डाला गया है, उसके सोच पर अधिक प्रकाश नहीं डाला गया। तुम क्या बोले? लोकतंत्र नहीं था। तुमने क्या बोला? जाति प्रथा था। तुमने क्या बोला? अच्छा क्यों था, उसका सोच कैसा था, उसका व्यवहार कैसा था, उसका पहनावा कैसा था, ये सब चीज़ भी तो पता करना चाहिए था। उसका घर कैसा था, रहन सहन कैसा था, ये सारी चीज़ें। उसके बाद कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय इतिहासकारों ने धर्म के आधार पर भारतीय इतिहास को 3 खाल में विभाजित। अब जब हमको आज़ादी कब मिली? 1947 में। और हमारे देश में भी तो इतिहासकार होगा, बहुत सारे लोग इतिहास लिखते होंगे। उन्होंने इसके इतिहास के बांटने के तरीके को नकार दिया, काटा नहीं, नकार दिया। बोला भैया तेरा हम सही नहीं मानते, हम जो है तुम्हारे हिसाब से नहीं चल सकते। हमने क्या माना? एक को बोला प्राचीन काल, दूसरा को क्या बोला? मध्यकालीन, मध्यकाल, तीसरा को बोले आधुनिक काल। इन्होंने अपने हिसाब से बांट लिया। भारत में आधुनिक काल वर्ग 6 और 7 में अपने क्रमशः प्राचीन और मध्यकालीन। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो गया? क्लास 6 में हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, क्लास 7 में हम लोग मध्यकालीन पढ़ते हैं और क्लास 8 में हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं। यानी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये सारा का सारा आधुनिक भारत का इतिहास है। तो ये चीज, अब देखो इस काल में एक विशेषता थी, भारत में अंग्रेजों के व्यापारी के रूप में खूब लाभ उठाए और शासक बन गए। तो वो तो हो गया क्या? तुम्हारे घर में तुम्हारे थाली में खा के थालिए में छेद कर दिए। वही हाल किया अंग्रेज। हमारे यहाँ आया व्यापार करने के लिए, फिर धीरे धीरे शासन करने लगा, कब्जा जमा लिया और हमारे लोगों का ही शोषण करने लगा। हमारा संसाधन, हमारा कोयला, सोना, लोहा, हर चीज़ को ढो ढो करके इंग्लैंड ले जाने लगा। अभी भी सुनता होगा कोहिनूर का हीरा कहाँ है, गूगल पे सर्च मारना, यूट्यूब पे कहेगा इंग्लैंड वाला ले गया है। अभी भी जो उसकी महारानी के मुकुट में लगा हुआ है, वो भारत का ही है, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद क्या कहा? अब देखो ये कहा कहता है कि शासक के रूप में अंग्रेजों ने राजनीतिक एकता, हाँ एक चीज तो है, शोषण तो किया अंग्रेज, शोषण तो किया, भारत से बहुत कुछ लूटा, लेकिन बहुत कुछ दे करके भी गया। पहला चीज क्या? पहला चीज जो दिया, राजनीतिक एकता। क्या दिया? राजनीतिक एकता। यदि उसको सही में शासन करना रहता, यहाँ पर पूरा कब्जा ही जमा लेता, तो फिर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने की उसको आवश्यकता नहीं थी। काहे पार्टी बनाता? क्यों बोला उसमें सारे लोग भारतीय रहेंगे? कोई पंजाब से रहेगा, कोई गुजरात से रहेगा, कोई अलग अलग राज्यों से रहेगा, तो उसके पीछे कोई तो कारण होगा, कुछ तो बनाना चाह रहा होगा। तो पहला क्या बनाया? राजनीतिक एकता। दूसरा क्या? तो दूसरा क्या बोला? सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार। सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार। यूनिवर्सिटी बनाया, कॉलेज बनाया। अभी भी तुम जाओगे पटना यूनिवर्सिटी, कभी जाना पटना तो कहना पटना कॉलेज चलेंगे, मम्मी को लेके जाना या पापा को, जाओगे तो बहुत अंग्रेजों के ज़माने का बिल्डिंग है और देख के तुम दंग रह जाओगे। उसमें बिना पंखा का भी तुम रह सकते हो अभी भी, इतना गर्मी होने के बावजूद भी। इतना ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग है, मोटा मोटी होगा तो 20 इंच मोटा होगा उसका दीवार, अभी भी।
क्लासरूम एकदम मस्त बनाया हुआ है, सोचो उतना पुराना समय। सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार किए, ठीक है। शैक्षणिक सुधार बाद सामाजिक सुधार ऑटोमेटिक हो जाएगा। शिक्षा पर जोर दोगे तो रहन सहन सारा चीज बदल जाएगा आदमी का। तीसरा, वैज्ञानिक एवं तकनीक विकास। क्या हुआ? वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास। अब चाहे देख लो मोटरसाइकिल का गियर बॉक्स हो, चेन हो, पैडल हो, पहिया हो, सब अंग्रेजों का कमाल है। न्यूटन का नियम हो। तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास भी बहुत हुआ। पहले रेलगाड़ी को लाया कौन? तो अंग्रेज सब ही लाया। पहले इंग्लैंड में ही 1825 या 1816-17 में पत्थर वाला पहिया वाला ट्रेन जो है ट्रायल किया गया। पटरी भी पत्थर का था, नहीं सक्सेस हुआ। इसे ट्रायल करते करते फिर लोहा का 1825 के आसपास किया गया, वहाँ पर सफल रहा। फिर भारत में 1853 में ले आया। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर ट्रायल में। तो ये चीज़ें भारत के लिए फायदेमंद रहा। प्रजातंत्र पर जोर दिया, तंत्र पर जोर दिया। बाद में चुनाव भी करवाया। भले करता था बदमाशी, लेकिन उसके खिलाफ लोग आवाज़ भी उठाने लगे, क्योंकि शिक्षित होने लगा सब। क्योंकि उसी समय अंग्रेजों के ज़माने में ही सुभाष चंद्र बोस जो है IAS का एग्ज़ाम पास किए थे। IAS बने थे, उसके पिताजी का कहना था तुम कलेक्टर बनो। वो एग्ज़ाम दिया, पास किया, फिर छोड़ दिया। ज्वाइनिंग करना छोड़ दिया। बोला हम नौकरी नहीं करेंगे, अंग्रेजों का गुलामी नहीं करेंगे। यानी उसके पास टैलेंट था। उसका मतलब सोचो उस समय भी UPSC का एग्ज़ाम होता होगा। तो एक व्यवस्था तो दिया। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, ये सारा चीज़ खोला गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के लिए ये चीज़ें फायदेमंद हुआ। हाँ, बदमाशी क्या करता था? वो यहाँ के लोगों का आर्थिक शोषण करता था। क्या करता था? आर्थिक शोषण। हमने क्या बताया कि कच्चा माल यहाँ से ले जाता था सस्ता में, जैसे लोहा है, तो कच्चा माल को ले गया कहाँ? इंग्लैंड। और वहाँ से तैयार माल लाता था, तैयार किया हुआ, और उसको महंगे दाम पर बेच देता था। तो बात तो वही हो गया ना। इस प्रकार क्या हुआ? अच्छा, भारत में था, इसका मतलब तुम बोलोगे कि तब तो पहले भारत में कुछ ऐसा नहीं बनता होगा। बनता था। हमारे यहाँ देखा होगा कचिया बनाने वाला रहता है, लोहा पिघला के हथौड़ी से पीट करके बनाता है। इसको बोलते हैं कुटीर उद्योग। कौन सा उद्योग? कुटीर उद्योग। उस समय भी जेवर बनता होगा, उसका भी उद्योग होगा। छोटा मोटा गांव घर में लोग करता होगा, छोटा सा बाजार होगा, वहाँ करता होगा। लेकिन अंग्रेज जब आया तो क्या हुआ? ये भाई साहब कच्चा माल खरीद, ये लोग 5 किलो खरीदता होगा एक दुकानदार, कोई 10 किलो, कोई 20 किलो, ये 1 लाख टन खरीद लिया एक के बार में सस्ता में। इसको उठा के लेके चला गया इंग्लैंड, वहाँ से माल तैयार करके इंडिया में ले आया। इन लोग से भी सस्ता में बेचना शुरू कर दिया। ऑटोमेटिक लोग ये छोटा मोटा दुकानदार, इसका दुकान ख़त्म हो जाएगा। पहला टारगेट यही लिया कि छोटे दुकानदारों को ख़त्म करो, सारे उद्योग को नष्ट कहलाने का। सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत गरीब होता चला गया। अमीर कब होगा? अब तुम्हारे यहाँ पापा किसान है, मम्मी को जॉब हुआ, अब तुम लोग भी पढ़ोगे लिखोगे, तुम लोग को भी जॉब होगा या कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे, तब ना इनकम बढ़ेगा। जब कुछ करेंगे ही नहीं। अब सोचो यार, मम्मी नौकरी कर ही रही है, आराम से खाते हैं मज़े से, तो कभी आगे बढ़ पाओगे? नहीं बढ़ पाओगे। एक आदमी कमाने वाला हो, 10 आदमी खाने वाला हो, तो कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। उसके लिए सबको मिल के काम करना पड़ता था। तो पहले गांव घर होता था तो छोटा मोटा लोग 10 घर में एक घर, या फिर कोई बिजनेस करता था, कोई टोकरी बना रहा है, कोई बर्तन बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो उस सब का बिजनेस चलता था। लेकिन अंग्रेज क्या क्या आकर के अपना वहाँ फैक्ट्री में बनाना शुरू कर दिया। यहाँ आकर के इन लोगों से भी सस्ते दामों पर बेचना शुरू कर दिया। अब जैसे कि देख लो, हम जो वो शर्ट पहने थे कल, खादी वाला 250 रुपया में दिया है, ठीक है। शर्ट का कपड़ा खरीदोगे तो 1.5 मीटर का मोटा मोटी 300-350 रुपया पड़ेगा, 1.5 से 2 मीटर का 400 मान लो। सिलाने का लेगा कम से कम 450 रुपया, 800 हो गया। अब ये फिर कैसे हुआ? और 250 में तुमको शर्ट दे दिया, 250 में दिया होगा तो 100 रुपया भी तो उसको बचा होगा, यानी 150 रुपया दाम हुआ उसका। कैसे क्या होगा? तो वो जो सामान बना होगा बड़े स्तर पर बना होगा, बहुत ज़्यादा संख्या में बनाया होगा, इसीलिए उसको सस्ता पड़ा होगा। ये चीज़।
क्योंकि भारत से क्या होने लगा, धन का निष्कासन होने लगा, यहाँ के लोगों का इनकम खत्म हो गया। अच्छा अब मान लो दुकान वाला है ना, 10 दुकान खुल गया, तुम हो कस्टमर, ठीक है। पहले यहाँ पर दुकानदार था लोकल ही, तो लोकल से खरीदते थे, लोकल के पास ही पैसा जाता था, लोकल से खरीदे, लोकल के पास ही पैसा गया। तो ये लोग भी भारत का पैसा भारत के पास ही रहा। अब क्या हुआ, यहाँ पर सारे कस्टमर ये विदेशी दुकानदार है, अब इससे सामान ले रहे, ये सारा पैसा कहाँ लेके जा रहा है, इंग्लैंड। हो गया नहीं। अब जैसे देखो अभी कैसे लूटता है, कैसे हमारा धन का ह्रास होता है। तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम कमाते हो 30,000 रुपया महीना, ठीक है। ये है दुकान वाला, मोबाइल दुकान, ये है फ्रिज वाला दुकान, ये है एसी वाला दुकान। और तुम जाओगे इसके पास, ये कहेगा भाई मैं लोन पे दिलवा देता हूँ, मात्र आपको 2,000 रुपया महीना लगेगा। तुम सोचेगा अच्छा ठीक है, 30,000 टका नहीं लग रहा है, 2,000 लग रहा है, ले लोगे। यदि 10,000 का सामान है, तुमको 15,000 टका उसका ब्याज जोड़ करके देना पड़ जाएगा। पैसा तो कमा लिया, तुम्हारे धन का तो ह्रास हो गया। तुमको सिर्फ दिमाग में लगा कि मेरा नहीं हो रहा है कुछ, हल्के में हो जाएगा, लेकिन धन का ह्रास हुआ। फिर ये जाओगे इसके यहाँ भी ले लिए 2,000 का किस्ती, 2,000 किस्ती, 6,000 में मेरा एसी भी लग गया, पंखा भी लग गया, मोबाइल भी ले लिए एप्पल का। तो लोग ट्रैप में फंस जाता है और उसके कारण उसका क्या होता है, धन का ह्रास होता है। तो वो आके बिजनेस शुरू किया। यहाँ के कुटीर लोगों के, कुटीर उद्योग, छोटा उद्योग को कुटीर उद्योग बोलते, जो घर में करते हैं कोई काम, जैसे तुम मोमबत्ती बनाओ, जैसे अगरबत्ती बनाओ, ऐसे छोटा मोटा उद्योग है, ऐसे लोग करते थे। अब उसी मोमबत्ती को फैक्ट्री में बनाना शुरू कर दे मशीन में, तो लोग हाथ से 50 को बनाएगा, और फैक्ट्री में कितना बन जाएगा, लाखों बन जाएगा एक के दिन में। तो ऑटोमेटिक वहाँ सस्ता पड़ेगा, तो लोग उसको लेंगे, हमारा नहीं लेंगे। हमारा नहीं लेगा तो मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा, हमारा इनकम जीरो। अंग्रेजों ने भारतीयों को स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रवाद सिद्धांतों से परिचित कराया। हाँ, अभी अभी तो ढेर प्रवचन दे रहा था, कौन, ये जेम्स मिल। क्या बोल रहा था, हम भारतीय लोगों को लोकतंत्र के बारे में बताए, राष्ट्रवाद के बारे में बताए, एकता क्या होता है इसके बारे में बताए, स्वतंत्रता क्या होता है इसके बारे में बताए, समानता क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, ये सब हम लाए। लेकिन प्राचीन काल, हिंदू काल में, मुस्लिम काल में बहुत अत्याचार होता था, तो जाति पाति था, लोग एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते थे। ये बात सही है? यदि ये बात सही होता तो आज अंग्रेज को क्यों भगाते हम? यदि हमरे से इतने अच्छे से रहता, लोकतंत्र व्यवस्था रखता, राष्ट्रवाद की भावना रहती लोगों के अंदर, लोग एकजुट रहते, तो अंग्रेज को भगाने की जरूरत थी? कभी नहीं। तो ये सारा क्या कहा गया, ये सब पूरा का पूरा पालन नहीं होता था। नियम को तो लाता था, लेकिन वो खुद पालन नहीं करता था, है ना। अब गोरे लोगों का अलग मोहल्ला था, जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों का एक मोहल्ला ही बसा दिया गया था। जो उसका चमचागिरी करता था उसके लिए ठीक था, जो उसका चमचागिरी नहीं करता था उसको तो क्या गेम बैठा के उड़ा दिया जाता था, मार दिया जाता था। ऐसा कुछ देखा होगा, वो कौन, दूगो साउथ का हीरो है, कौन सा मूवी बनाया था, डांस जो किया था, दो फित्ता वाला ड्रेस पहन के, पूरा गाना भी वायरल हुआ था, देखा था? नहीं, RRR, उसमें अंग्रेज से ही ना जाता है लड़ने के लिए, अंग्रेज का ही तो स्टोरी है। तो अंग्रेज सिर्फ ये कहने के लिए, है ना, जमीनी हकीकत नहीं था, इसीलिए इसको क्या कहा गया, उपनिवेश। क्या कहा गया, उपनिवेश। नियम तो बनाए थे, लेकिन वो किसके हिसाब से चला रहा था, अपने हिसाब से, अपने फायदे के लिए। अब यहाँ पर है कि औपनिवेशिक काल या आधुनिक काल के इतिहास की जानकारी के स्रोत, अंग्रेजों ने भारत में अपनी शासन संबंधी गतिविधियों को लिपिबद्ध किया। एक काम क्या किया, लिपिबद्ध किया, लिपिबद्ध किया, ठीक है। कहने का मतलब वो जो भी काम किया इन रिटर्न किया, लिखित में किया। मुस्लिम शासन था, जब बाबर था, अकबर था, उसके बाद शाहजहां था, ये सारा, उस समय क्या होता था, उसके दरबार में कोई लेखक होता था, कोई कवि होता था, वो अपना कविता लिख रहा है, उसी में कुछ कहानी डाल दिया, कुछ ऐसी बातें, कोई राजा के बारे में लिख दिया, ऐसा होता था। हिंदू काल में भी जैसे ऋग्वेद हो गया, बहुत सारा चीज़ आया। लेकिन अंग्रेज क्या किया, जो भी नियम कानून बनाता था उसको लिपिबद्ध करता था, लिखित था नियम, तो ये लिपिबद्ध करना शुरू किया। और इसको क्या कहा गया, सरकारी दस्तावेज। क्या कहा गया, सरकारी दस्तावेज। सुना होगा कि फलना धारा 102 धारा के तहत अंदर कर दिया, 195 लगा दिया, 350 लगा दिया, ऐसा कुछ।
तो ये सब क्या क्यों कैसे पता चला? तो ये सारा चीज़ क्या है, लिपिबद्ध क्या हुआ, ये चीज़ हमें दिया, अच्छा चीज़ दिया। उसके बाद व्यक्तिगत पत्र, अखबार में रिपोर्ट, समाचार पत्र ब्रिटिश काल की जानकारी का मुख्य स्रोत था। और क्या क्या, समाचार पत्र चलता था। क्या चलता था? समाचार पत्र। तुम सुना होगा बहुत सारे लेखक थे, जैसे रामधारी सिंह दिनकर और ऐसे ऐसे बहुत सारे थे। एक थे इधर से, क्या नाम है, फणीश्वर नाथ रेणु। तो बहुत सारे ऐसे लेखक थे जो समाचार पत्र के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे। अब कहोगे उसमें तो लड़ाई होता नहीं होगा, तो उसके खिलाफ इसमें लिखते थे। और तुम्हारे जैसे हमारे जैसे लोग उसको पढ़ेंगे तो हमारे अंदर भी जोश आएगा, नहीं अंग्रेजों को छोड़ना नहीं है। तो इस तरह से समाचार पत्र के मदद से, उसके बाद सरकारी दस्तावेज तो हो ही गया, जो भी नियम कानून बनाता था उसका लिखित रहता था। अखबार का रिपोर्ट। आरंभ में सरकारी दस्तावेज को हाथ से लिख कर रखा जाता था। शुरुआती में प्रिंटिंग का, छपाई का आविष्कार नहीं हुआ था, तो वो लोग हाथ से लिखता था। पहली बार सुना होगा कि चीन में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, चीन ने किया है छपाई का आविष्कार। तो ये लोग हाथ से ही सरकारी दस्तावेज को लिखा जाता था। और उसके बाद इन कागजातों की कई प्रतिलिपि बनाई जाती थी। इतना ज़्यादा दिन दूर मत जाओ, 2004 में चाचा को नौकरी लगा था, ठीक है। आवेदन लिखते थे, एप्लीकेशन। क्या करते थे, एगो एप्लीकेशन लिखे, उसके पीछे एगो कार्बन लगा देते थे, लिखे तो गूगल छप गया। रोज कलम से लिखो, जितना इंदिरा आवास देना था सबका आवेदन लिखना पड़ता था एगो, ठीक। तो हमको बोले लिखने के लिए आवेदन, कि लिख दो आवेदन 50 ठो इंदिरा आवास वाला, सबका एक एक करके सब डिटेल्स सही से भर के। तो अब सोचो सबके नीचे कार्बन लगा कर लिख रहे थे। अब क्या है, फॉर्मेट कंप्यूटर पे बनाओ आवेदन का, प्रिंट मार दो टनाटन, उसमें नाम बदलो, प्रिंट मार दो, कोई मेहनत नहीं, सिर्फ नाम बदलने का टेंशन है। तो ये फायदा हुआ। तो हमको ये क्या कह रहा है कि जानकारी कहाँ से मिला? तो सबसे पहले कहाँ से मिला? समाचार पत्र से, अखबार से, ठीक है। समाचार पत्र या पत्रिका से। अब तुम कहोगे सर समाचार पत्र पत्रिका क्या हुआ, अखबार क्या हुआ? अखबार तुम जिसको पेपर बोलता है, कौन कौन आता है? दैनिक जागरण आता है, हिंदुस्तान आता है, आज आता है, और कौन है? दैनिक भास्कर आता है। इससे समाचार पत्र हो, अति अखबार हो गया। समाचार पत्र या पत्रिका में क्या हो गया, ये पुस्तक सब आता है, महीना वाला न्यूज का या साप्ताहिक न्यूज का, जैसे इंडिया टुडे हो गया, ये सब क्या है, समाचार पत्र या पत्रिका बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो ये सब भी उस समय में छपता था, तो वो सब अभी भी जमा है, तो उससे हम लोग नॉलेज निकाल लेते हैं। तो जानकारी कहाँ से मिला हमको इसके बारे में? समाचार पत्र पत्रिका से। व्यक्तिगत पत्र से, तुम्हारे जैसे यदि कोई लेखक होगा तो वो अपना बुक लिख रहा था, भैया जो जो घटना घट रहा था। अभी 2024 है, तुमको बोलते हैं भाई लिखो तुम डेली का जो भी घटना घटता है आसपास, और आज से 100 साल बाद कोई उस पुस्तक को पढ़ेगा, उस डायरी को पढ़ेगा तो कहेगा अरे 2024 में ऐसी ऐसी बातें थी। उस समय में टच स्क्रीन मोबाइल था, मोबाइल है ही नहीं। अब सारा चीज़ ब्रेन से होता है, कॉल लगाना है, सोचे कॉल लग गया, हाँ हेलो कहाँ हो, इतना डेवलप हो जाएगा। ये सब चीज़ मिलेगा ही नहीं तुमको। एज्यूम करेगा टीचर, टीचर आएगा प्रकट हो जाएगा। देखा है कभी डिजिटल कोई मूवी हॉलीवुड का, कैसे कंप्यूटर से मशीन से आदमी क्रिएट हो जाता है? तो ऐसा हो जाएगा 100 साल 150 साल 200 साल बाद। तो हमारे पास वही दस्तावेज रहे तब तो। अभी जितना फ़ोटो अपलोड किए, डाटा अपलोड है वेबसाइट पे, कंप्यूटर पे, गूगल पे, कभी कोई हैकर हो जाएगा ऐसा, तुरंत हैक करके देखे अरे इसमें तो ये फ़ोटो है। उस समय ऐसे व्यक्ति होते थे, अच्छा ऐसे कपड़े पहनते थे। उस समय का पढ़ाई का क्या तरीका था, क्या पढ़ाया जाता था। तो ये सब चीज़ कैसे देखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं कोई स्रोत से। उस समय हम लोग समाचार पत्र पत्रिका से, व्यक्तिगत पत्र से, व्यक्तिगत चिट्ठी, पता होगा नेहरू जी का पत्र, कभी कभी कोई किताब में पढ़ा होगा कि नेहरू जी अपनी बेटी इंदिरा को पत्र लिखे थे। वो पत्र को छाप देता है हिंदी के किताब में, किसी किताब में। आखिर पढ़ तो रहे, कोई तो लिखा होगा, तब नहीं लिखता तो कहाँ से पढ़ते? तब ना उससे पता चलता है क्या सोचते थे वो अपनी बेटी के प्रति, क्या सोच रखते थे, कैसा प्रेम रखते थे। इस अध्ययन के पश्चात प्रतिवेदन या टिप्पणी की जाती थी। क्या किया जाता था? प्रतिवेदन या टिप्पणी। अब प्रतिवेदन शब्द तुम जिंदगी में लगता है पहली बार सुना होगा। प्रतिलिपि, प्रतिलिपि का मतलब फोटो कॉपी, तो तभी लिख लिख करके करता था कार्बन डाल के। लेकिन प्रतिवेदन क्या होता है, जैसे कि हम पढ़ाए, मान लो तभी से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये जो पढ़ाने का दौरान
अब तुम्हारे ब्रेन में क्या क्या याद है उसको तुम अपनी भाषा में लिखोगे कि क्लास स्टार्ट किए 3:30 बजे, चैप्टर पहले खोले, थोड़ा सा रिवीजन कर लिए पिछला, उसके बाद जो है उपनिवेशवाद के बारे में जाने, अंग्रेज हमारे बारे में क्या सोचते थे, हमारे समय को किस तरह से उन्होंने बांटा, जेम्स मिल ने क्या बोला हमारे यहाँ हमारे देश के बारे में, हमारे काल को कितने भागों में उन्होंने बांटा। लेकिन उसके बातों को फिर जो है बाद में काट दिया गया भारतीय इतिहासकारों के द्वारा। बोला भाई तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, तुम कुछ लोगों के बारे में जानकारी ले करके तुम बोल रहे हो कैसे ऐसे बांट देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसको जब तुम अपनी भाषा में लिखोगे ना तो वो कहलाता है प्रतिवेदन। बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। जैसे हम लोग ट्रेनिंग में जाते हैं ना, सुबह गए, प्रार्थना होता है क्लास में खड़ा होकर के, प्रार्थना करने के बाद बैठे, बैठने के बाद सब क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन के बाद उस क्वेश्चन को बनाए, चार्ट पेपर में ड्राइंग किए, फिर गए, ग्रुप डिस्कशन हुआ, ये सारा चीज़ को लिखना होता है। कितना मास्टर को आता ही नहीं है प्रतिवेदन लिखने, हम 2 बार लिखे। क्या है उसी कहाँ, फिर चाय पिए, सब ने ताली बजाया, कोई परफॉर्मेंस के, सब बात को लिख दो तुम उसमें। जैसे आज का दिन भर का प्रतिवेदन लिखना है तो सुबह से उठ करके अभी तक में क्या क्या किए हो वो सारी बातों को जब तुम लिखोगे, प्रस्तुति करोगे, वही कहलाएगा प्रतिवेदन। तो यानी कि क्या हुआ कि लोग सब चीज़ को पढ़ लेता है, उसके बाद अपनी भाषा में जब लिखोगे ना वो क्या कहलाएगा, प्रतिवेदन। अब जैसे कि तुम प्रतिवेदन हमको लिख के दिखाओगे कब, कहाँ, कैसे, ये हो गया टॉपिक का नाम। अब इसके बारे में तुम अपनी सोच से लिखोगे कि तुम क्या समझे, ठीक है। इसको तुम हमको लिख के दिखा देना, प्रतिवेदन अभी तक जहाँ पढ़े वहाँ तक में तुम्हारे ब्रेन में क्या क्या याद है जो कि तुम समझ रहे हो, वो सारा चीज़ लिख सकते हो अपनी भाषा में, वो हुआ प्रतिवेदन। और उसको भी हम अपलोड कर सकते हैं, कब, कहाँ, कैसे का प्रतिवेदन। प्रतिवेदक का नाम हो गया प्रिंस कुमार। भाई मेरे शब्दों में सुनो, हम क्या समझे इस इतिहास को। इतिहासकार तो ऐसे ही ना बनता है। मान लो कि हम पढ़ाकू बन जाए, रट्टूमल बन जाए, एकदम नंबर अच्छा आ जाए, उससे क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। अब मान लो लेक्चर बनाते हैं, क्वेश्चन आंसर दे देंगे, बच्चा लिख के रट लेगा, नंबर अच्छा आ जाएगा, समझ ही नहीं रहे क्या है। अब सोचो ना, हमको पता चल गया, आपको उस दिन पढ़े कब, कहाँ, कैसे, यूरोप का क्या टारगेट था, दिमाग लगाया, बिजनेस को बढ़ाते हैं, पैसा आएगा, लूटना एक पहला टारगेट था। लेकिन लोग जब शिक्षित होने लगा, शिक्षा का को भी वो लोग बढ़ावा देता था, शिक्षित होने लगा तो वहीं विरोध शुरू हो गया। बोला राजवंश को हटाओ, राजतंत्र को हटाओ, प्रजातंत्र लाओ। फ्रांस में शुरू हुआ, अमेरिका में शुरू हुआ, वहाँ पर पुनर्जागरण हुआ, धर्म सुधार हुआ, बहुत सारी बातें। तो बात तो वहीं से उठने लगा। इन सारी बातों को जब तुम लिखोगे तो ये तुम्हारा व्यक्तित्व हो जाएगा, ये तुम्हारा नॉलेज जो है परमानेंट रहेगा। अब देखो, बहुत सारा चीज़ को अभिलेखागार और संग्रहालय में रखा गया। अब कहोगे अभिलेखागार क्या होता है? एक शब्द होता है अभिलेख, कभी पढ़ोगे 11th-12th में। अभिलेख, अभिलेख क्या होता है? कोई चीज़ जब लिखा हुआ चीज़ मिले ना उसको अभिलेख कहते हैं। तो कहाँ कहाँ लिखा हुआ मिलेगा? एक ताम्र पत्र होता था। क्या होता था? ताम्र पत्र। कहीं कहीं मंदिर में देखता होगा, तांबा का एक पत्थर होता है, उस पर कुछ लिखा हुआ रहता है। लोग घर के सामने में भी चिपका देता है, या कहीं नंबर उम्बर लिखा रहता है घर का, किसी बाजार उजार में जाओगे तो एक ताम्र पत्र पर लिखा हुआ, कहीं पत्थर का टुकड़ा पे लिखा हुआ। देखा होगा आजकल जो कोनो चीज़ उद्घाटन करता है उस पर लिखा हुआ रहता है, पत्थर में का पड़े, ठीक है। उतना ही नहीं, ये तो हो गया कि आजकल तो बहुत मशीन आ गया है। पुराना जमाना में कोई मंदिर में जाओगे तो उस पर भी लिखा रहता है एकदम उकेर करके। तो वो सब क्या था? अभिलेख था। उसको क्या बोलते हैं? अभिलेख बोलते हैं। इसको अभी तक भी सुरक्षित रखा गया। संग्रहालय है दिल्ली में, संग्रहालय, वहाँ जाओगे तो तुमको मिलेगा, पटना में भी है। अब यहाँ पर क्या बता रहा है कि गाथा गीत, किद्वंती, लोकगीत जैसे ब्रिटिश काल में जनसाधारण, औरतों और जातियों के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम लोग देखो यहाँ पर कुछ गीत भी है, गाथा गीत। अब ये क्या होता है? यदि हम समझदार हैं बच्चे तो सर्च कर लेंगे थोड़ा सा, भाई गाथा गीत क्या होता है, किस तरह का गीत होता है, उसमें क्या गाया जाता है। किंवदंती, कभी तुम ये सुना है, क्या कहते हैं, श्यामा चकेवा वाला गीत नहीं सुना है? बच्चा सब जो है, लड़की सब मूर्ति बनाती है, चुगला बनाती है। गाँव में कभी नहीं रहा है? चुगला उगला नहीं बनाती है कभी? श्यामा चकेवा, जाता, बेलना, चकला, ये सब मिट्टी का बनाता है। फिर शाम में इंजोरिया रात में खेलने के लिए जाता है, जटा जटिन खेलता है सड़क पे, सब बुढ़वा, महिला सब, लड़की सब। नहीं देखा है कभी? सुनवे नहीं किया है? पूछना मम्मी से।
तो लोकगीत जो है ना, लोकगीत को सुनने के बाद पता चला कि जनजाति कैसी थी, औरतें कैसी होती थी, लोग वहाँ के कैसे थे, महिलाएं किस तरह से बात करती थी। सरकारी दस्तावेज को तैयार करने के लिए अतिरिक्त अंग्रेज अधिकारी ने पूरे देशों का सर्वेक्षण किया। तो अंग्रेज कुछ काम अच्छा किया, क्या किया, अब सर्वेक्षण शुरू किया हर पूरा देश का, क्योंकि उसको दस्तावेज बनाना था, किस राज्य में क्या है क्या नहीं है। अब वो अपने फायदे के लिए कर रहा था, यदि कहीं कोयला मिल जाएगा तो कोयला ले लेना है ना, कहाँ से किस तरह का इनकम हो। लेकिन उसके पीछे क्या किया, वो सर्वेक्षण शुरू किया। तो उसका क्या हो गया, उसके पास लिखित डाटा आने लगा, क्योंकि आज़ादी से पहले ही जो है जनगणना हुआ था एक बार, ठीक है, 1929 में हुआ एक बार, 1901 या 2 में पता नहीं। तो कुल मिलाकर के क्या है, सोचो कि सारा फार्मा या फॉर्मेट पहले से तैयार किया था वो, भले उसका पर्पस दूसरा था कि लूटना है हमको, लेकिन वो दस्तावेज तैयार करना शुरू कर दिया था, नक्शा तैयार करना शुरू कर दिया। अभी जो नक्शा मिलता है ना, जमीन का नक्शा मिल जाता है तुरंत, दिखता है गाँव घर में होगा नक्शा जमीन का, बिहार का नक्शा मिलता है, भारत का नक्शा मिलता है, ये सब देन किसका है, अंग्रेजों का है, सारा चीज़ को लिखित में। नहीं तो भारत के लोग यदि इतने समझदार होते तो अंग्रेज यहाँ आकर के होशियार नहीं बनता, यहाँ भी डेवलप होता है कि नहीं। जैसे वन, प्राणी, वनस्पति, पुरातत्वीय आदि, ये सारा चीज़ का, जंगल कितना है, देखता होगा कि मैप में देखते हैं, गूगल मैप में तो कहीं पूरा जंगल दिखा रहा है, कहीं घर दिखा रहा है। ये सब आज टेक्नोलॉजी आया है, ये सब का फॉर्मेट पहले से तैयार किया था वो लोग, प्राणी, वनस्पति, पुरातत्व, ये सारी चीज़ें। अंग्रेज द्वारा किया गया जनगणना कार्य भी उनके शासनकाल की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत था। जनगणना भी करवा दिया उस समय, सोचो, गिनती अब अभी भी होता है उस समय, क्यों, ये बहुत चालाक था। जहाँ ज़्यादा अनपढ़ लोग हैं, जहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो ये सोचता होगा कि यहाँ के लोगों को हम सस्ते मजदूरी करवा लेंगे, ज़बरदस्ती कोई भी काम करवा सकते हैं, नहीं, क्योंकि जो पढ़ा लिखा होगा तो आवाज़ उठाएगा, जो समझदार है, जो मेहनत करेगा तो कहेगा भैया मेरा पेमेंट बढ़ाओ। प्रत्येक क्षेत्र में लोगों की संख्या, देखो क्या क्या चीज़ चेक कर रहा था जनगणना में, लोगों की संख्या, कहाँ कितना लोग है, जहाँ कम लोग है वहाँ पर ही आराम से घुस के 50 को घर बना करके रह सकता है और उन लोग को दबा देगा। धर्म, कौन से धर्म के लोग कहाँ रह रहे हैं, जाति कौन सा है उसका, व्यवसाय क्या है, कौन कौन सा बिजनेस करता है, शिक्षा के बारे में जानकारी, कौन कितना पढ़ा लिखा है, यानी सारा जानकारी वो ले लिया। उसका मकसद भले कोई और उन्होंने क्या बताया, जनगणना का कार्य प्रत्येक 10 वर्ष पर होगा। अभी भी हो रहा था 10 वर्ष पे ही, 11 में हुआ था, 21 में होना था, कोरोना लेकर के रुक गया। 11 से पहले 1 में हुआ था, 2001 में। तो इस व्यवस्था का पालन सरकार पिछले, मतलब भारत सरकार अंग्रेजों का नियम को पालन अभी तक कर ही रहा है। पिछले वर्ष 2011 में भारत सरकार ने जनगणना करवाया था, ये पिछले वर्ष बता रहा है, यानी बुक बहुत पुराना है, ठीक है, चेंज नहीं किया ये लोग, यानी कि 2011 में जनगणना करवाया था। औपनिवेशिक काल के लोगों की व्यक्तिगत डायरियाँ, पत्र, क्या क्या था उस समय में, जो पर्सनल डायरी, हम क्यों बोलते बार बार कि लिखो अपने बारे में लिखो, स्कूल जाते हो वहाँ का अनुभव लिखो, बस पर कैसा फील करते हो, या खलासी तुमसे कैसा ट्रीट करता है, किस तरह से बोलता है, या बस ड्राइवर किस तरह से बोलता है, यदि तुमसे बात होती है तो झिझक के बोलता है, चढ़ने के लिए कहीं बैठते हैं पीछे चलो, ऐसा होता है ना, तुम उसको जज करो भाई, उसका बिहेवियर कैसा है, कैसा होना चाहिए, उस चीज़ को नोट करो। यही तो डायरी है तुम्हारा। अपना क्रिएटिविटी कहाँ गया, वो तो होना चाहिए ना, जैसे पेंटिंग करते हैं उस तरह से ये सब चीज़ें होनी चाहिए। हम जो यहाँ से जाएंगे तो यहाँ मेरा क्या रहेगा, कुछ तो रहना चाहिए। व्यक्तिगत डायरियाँ, पत्र होता था, संस्मरण होता था, आत्मकथाएं आदि के द्वारा अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती। कोई लोग अपना आत्मकथा लिखता था, तुम लिख सकते हो बचपन से, जब से तुमको याद है, या तो बचपन से पूछ सकते हो मम्मी से, जब से तुम्हारा याददाश्त नहीं होगा छोटे बच्चे में, और उसके बाद जहाँ से तुम जान रहे हो अपने बारे में, सारा को लिख सकते हो, आत्मकथा। नेताओं तथा धर्म सुधारकों के विचार भी महत्वपूर्ण स्रोत है ना। बहुत सारे नेता के कुछ बातें हैं, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस थे, क्या बोले थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्या था उसका समर्पण था, भैया हम तुम्हारे लिए मरने को तैयार है, मेरे साथ तो रहो, तुम मेरे पीठ पीछे रहो, आगे से तो हम हैं ही गोली खाने के लिए। कई लोगों की आत्मकथाएं स्रोत का काम करती थी, है कि नहीं। अब तुम्हारे जीवन में यदि कोई प्रॉब्लम होगा, तकलीफ होगा, और यदि तुम उसको लिखोगे, आज से 100 साल बाद होगा, हो सकता है सब सुस्त हो जाए व्यक्ति। तुम्हारे डायरी में इतना जोश भरा हुआ है कि लोगों के अंदर एनर्जी आ जाए, हो सकता है उसका जीवन परिवर्तन हो जाए उस कहानी को पढ़ने से। ये चीज़ें होती।
छपाई की सुविधा उपलब्ध होने के कारण लोगों तक इन विचारों का पहुंचना आसान हो गया। शुरुआत में तो नहीं था छपाई का, हाथों से लिखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे क्या आ गया, छपाई का साधन आ गया। क्योंकि हाथ से जब लिखेंगे तो कहाँ तक जाएगा, तुम पढ़ सकते हो, अगल बगल पड़ोसी 2-4 घर पढ़ेगा, दिल्ली नहीं जाएगा, लंदन नहीं जाएगा। लेकिन अब प्रिंटेड हो गया, अब देखो डिजिटल आ गया है, तुम कॉपी में लिखो, स्कैन करो, ऑटोमेटिक टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा बहुत जहाँ सुधार करना है सुधार कर लो, प्रिंट करवा दो बुक, ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई सर्च मारेगा फलना बुक तो आ जाएगा। तो ये सुविधा है। और पुस्तकालय में रखी पुस्तकें, अखबार आदि जानकारी दिलाने में सहायक। क्यों हम लोग बुक पढ़ते हैं, तो मान चलो कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं, तो इससे हमको ये चीज़ पता चलता है कि अंग्रेजों का सोच कैसा था। हम इस चीज़ के लिए नहीं पढ़ रहे हैं क्लास 8 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना है, लेकिन ये तो पता चल गया ना जेम्स मिल जैसे व्यक्ति क्या सोचते थे हमारे देश के बारे में। उन्होंने अपना तर्क क्यों दिया, कैसा दिया, भैया हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कर तो गलत रहा था। यदि गलत नहीं करता तो यहाँ महात्मा गांधी को आंदोलन नहीं करना पड़ता, सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी के लिए लड़ना नहीं पड़ता, या भगत सिंह को फांसी नहीं मिलता 9 क्लास के बच्चे को। 9 क्लास 10 क्लास का नया एज का बच्चा था। राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेहरू स्मारक पुस्तकालय, सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय, इसके कई उदाहरण हैं। तो कभी ये नाम नोट कर लेना, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेहरू स्मारक पुस्तकालय, सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय, कभी जाना, इसमें पुरानी पुरानी बुकों को लेकर के कभी पढ़ना, यहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिलती है। प्राचीन तथा मध्यकाल में समान आधुनिक औपनिवेशिक काल के स्रोतों के द्वारा सरकारी एवं महत्वपूर्ण लोगों के विचारों, गतिविधियों और नीतियों की जानकारी मिलती है। आधुनिक काल के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से मिला हमको, सबसे पहले जो नेता बोला, कुछ जो नियम बने हुए हैं उससे, दूसरा तीसरा समाचार पत्रों से, लोगों के गतिविधि से। अच्छा, उससे क्या पढ़ने के बाद क्या पता चलता है, वहाँ पर जो राजा होगा या जो राज्य चलाता होगा उसका सोच कैसा है, उसका विचार कैसा है, उसका अनुभव कैसा है। जब सुनोगे तुम अकबर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो क्या करता था, हिंदू मुस्लिम में उतना भेदभाव नहीं करता था, ठीक है। जो राही होता था, राहगीर, उसके लिए पेड़ लगाता था ताकि वो छाया में बैठ करके आराम कर सके, तो उसका सोच पता चलता है सही था। औरंगजेब था, अपने सगे भाई को मार दिया सोए हुए राजा बनने के चक्कर में, चूंकि वो बड़ा नहीं था, क्योंकि उसमें नियम था कि बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, छोटा बेटा को तो प्रॉब्लम होगा। बोला भैया हम तो कभी राजा बन ही नहीं पाएंगे, तो वो क्या किया, अपने दोनों भाइयों को मार दिया, 2 या 4 था पता नहीं, चारों को मार दिया। लेकिन इनके सोच विचारों को तत्कालीन उपन्यासकार, कवि, रचनाओं से जाना जाता है। मतलब क्या था, 2 तरह के लोग थे, एक थे समाचार पत्र में छपवा दिए, लोगों तक जानकारी पहुंच गया। कुछ लोग ऐसे थे जो कि लड़ना नहीं चाहते थे, लड़ने वाला लड़ाकू टाइप का व्यक्ति नहीं था। होता है ना 2 तरह का आदमी, किसी को कोई कुछ बोल दे, अरे मारिए देंगे, छोड़ेंगे नहीं। कोई होता है क्या, चलो समय पे जवाब देंगे। वो समय पे जवाब देने वाले क्या करते थे, उपन्यास लिखते थे, पूरा जीवनी एक एक चीज़ लिखते थे। कभी लाना उपन्यास किताब देखना दुकान में, देखो इतना मोटा मोटा किताब है, पूरा कहानी, खाना खाने के बाद क्या हुआ, बाहर गया, कुत्ता सो रहा था, उधर से एक सांप आया, डर से जो है पूरा ये वो कुछ भी, तो कुल मिलाकर के पूरा स्टोरी रहता है उपन्यास में। तो उपन्यासकार और कवि जो था ना, अपने कविताओं के माध्यम से, भले वो देर से लोगों तक पहुंचा। जैसे मुंशी प्रेमचंद का कहानी पढ़ोगे, गोदान, गबन जैसी रचनाओं, जिसमें बताया कि आम व्यक्ति का जीवन कैसा होता है। कभी सुना है उसका, हल्कू, मुन्नी, हल्कू कुत्ता, नहीं पढ़ा है, पढ़ोगे, या इंग्लिश में तो है लगता है 9th या 10th में, 9th-10th में। प्रेमचंद का कहानी, आम व्यक्ति का जीवन, सोच, कार्यों की जानकारी। अब जैसे अभी सोचोगे तुम, जब अभी सोसाइटी में रहते हो, समाज में रहते हो, मम्मी जिस स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, चाहे हम जिस स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, उसका स्तर देखो, सामाजिक स्तर कैसा है कि उसके माता पिता के पास सारे संसाधन नहीं हैं। सारे संसाधन होते तो वहाँ नहीं पढ़ाते। ऐसे बच्चे पढ़ते जिसे कि एक कपड़ा रहता है वो भी गंदा हो जाता है, साफ़ करने के लिए सर्फ साबुन रहता है कि नहीं पता नहीं, या फिर उसके पेरेंट्स उसका केयर सही तरीके से करते हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें समाज का चित्रण होता है। देखो, कोई लिखा, कोई संस्मरण, कोई कहानी लिखोगे, वो अभी का जो सोसाइटी होगा, अभी का जो माहौल है, उसको हम लोग क्या करते हैं, चित्र के माध्यम से दर्शाते हैं। अब जरूरी नहीं कि तुम चित्र बनाओगे, कोई भी बात बताओगे तो कहीं ना कहीं उसका चित्र, इमेज बन जाता है ना। अभी इमेज बना ना कि अंग्रेज का जो है जेम्स मिल वो चापलूसी कर रहा है ब्रिटिश सरकार का,
कह रहा है भैया हम तो दिए एकता, हम दिए देशभक्ति, हम ये दिए वो दिए, हम रेल दिए यहाँ पर, हमने रोड बनाया, हमने नियम कानून बनाए, हमने जनगणना करवाया, लेकिन पर्पस क्या था उसका? व्यापार। हाँ, व्यापार था। यहाँ से जितना ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति को लूट लो, जिसको हम सोने का चिड़िया कहते थे वो बन गया खाकपति। तत्कालीन समाचार पत्र CID की रिपोर्ट पत्र आधुनिक काल के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। आधुनिक काल में केवल भारतीय व्यवस्था, विचार और सिद्धांत में बदलाव नहीं हुए, बल्कि भौगोलिक स्थिति में भी परिवर्तन हुए। मतलब क्या हुआ? भारत पहले बहुत बड़ा था। कभी यूट्यूब पे सर्च करोगे अखंड भारत, उसमें तुमको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नीचे में तुमको जो है श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारा इंडिया का पार्ट था। क्या हुआ? आधुनिक इतिहास में क्या हुआ? भारतीय व्यवस्था और विचार में नहीं, बल्कि सिद्धांत में भी नहीं, भौगोलिक स्थिति में भी बदलाव हुआ। हमसे पाकिस्तान अलग हो गया, हमसे अफगानिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया। आज़ादी के बाद बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, पूर्वी बंगाल को भारत से अलग करके पाकिस्तान का निर्माण किया गया। बाद में आज़ादी के टाइम में ना 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी, और पाकिस्तान में कौन कौन चला गया था? बलूचिस्तान, पश्चिम पंजाब, पूर्वी बंगाल, ये सारा सारा। पूर्वी बंगाल किसको बोलते हैं? पश्चिम बंगाल है ना हम लोग का, उसके बगल जो बांग्लादेश है वो पूर्वी बंगाल था। भारत से जो पाकिस्तान अलग हुआ था बोला पूर्वी बंगाल, यानी जिसको अभी बांग्लादेश बोलते हैं, वो भी हम ही हैं। और उधर पाकिस्तान जहाँ पर वो भी। अब बीच में बोल रहा था हमको रोड चाहिए, तो बोला रोड तो ना मिलेगा भैया। फिर अंतिम में क्या हुआ? पूरा सताने लगा, वहाँ बंगाली लोग ज़्यादा रहते थे बांग्लादेश में, तो भारत सरकार साथ दिया, उसको आज़ादी दिलवाया। तो ये हाल था। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान ने एक लंबे संघर्ष के बाद पाकिस्तान से खुद को अलग कर दिया। क्या हुआ 1971 में? चूंकि वहाँ का बंगाली लोग था, तो वहाँ भी तो कोई नेता होगा। वो लोग आंदोलन करते करते 1971 में तंग आ गया, क्योंकि वहाँ पर बहुत घटना घटा, रेप हुआ, बलात्कार हुआ, महिलाओं का शोषण हुआ। उस आंदोलन में भारत सरकार ने भी साथ दिया। इसमें कभी खान सर का देखना 1971 का पाकिस्तान और बाकी बांग्लादेश का स्टोरी सुनाएगा। भारत क्या किया? डमी आर्मी बना करके, ड्रेस नकली पहना के मूर्ति को, और उसको जो है किस चीज़ से ऊपर से छोड़ दिया, पैराशूट में लगा लगा के जहाज से गिरा देता था। इतना ज़्यादा गिरा दिया, 2000, 10,000, 20,000 ऐसे करके। बांग्लादेश में जो पाकिस्तानी सैनिक सब था, वो सोचा बाप रे भाई तो हमला हो गया हम पर। आकाश में सिर्फ खाली वही सेना ही दिख रहा था, सेना सब था नहीं ओरिजिनल, सब नकली था, डमी। और फिर भारत का सेना भी उतरा, तब जाकर के सबको खदेड़ के भगाया। उस बार आज़ादी मिली उसको, बांग्लादेश को। भारत में भी इस तरह अनेक परिवर्तन हुए। जैसे क्या? पहले उत्तराखंड नहीं था, छत्तीसगढ़ नहीं था, ये बाद में बना। उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड बना, मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ बन गया, बिहार से अलग होकर के झारखंड बन गया। देखो मैप में कितना परिवर्तन आ रहा है। बिहार पहले बिहार में उड़ीसा मिला हुआ था। पहले पश्चिम बंगाल जो है पूरा बंगाल था, हम लोग बंगाल कहलाते थे। बंगाल से अलग हुआ बिहार, फिर बिहार से अलग हुआ उड़ीसा, यानी 1912 में बिहार अलग हुआ बंगाल से, 37 में उड़ीसा अलग हो गया, फिर 2000 में झारखंड अलग हो गया। तो नक्शा बदलते रहा हमेशा, है ना। 12 में जो देख लो, 12 में बिहार अलग हुआ किससे? बंगाल से। 36 में उड़ीसा अलग हुआ, उसके बाद 2000 में तुमको झारखंड बन गया। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ? मैप में हमेशा परिवर्तन होते रहा। अब चर्चा करोगे, थोड़ा सा हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। पढ़ तो बहुत लिए हैं। अब देख लो, कुछ बातें हैं कि घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास की विशेषता है। तो हम लोग पढ़िए लिए थे कि जो है इतिहास किसको कहते हैं, क्या किसको कहते हैं? इतिहास पुरानी बातों को। लेकिन वो कैसा होना चाहिए? क्रमबद्ध होना चाहिए, सीरियली होना चाहिए। कुछ घटनाएं महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है, उसमें बदलाव लाती है। तो सिंपल सा बात है, इतिहास इसीलिए पढ़ते हैं ताकि उसकी जो कुछ अच्छी बातें हैं जो हम अमल कर सके। जैसे हमें सीखनी चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से। भाई उस समय में भी पक्की नालियाँ होती थी, लोग मकान बनाते थे उस समय में, सबके घरों का नक्शा एक होता था, इतना डेवलप। बदलाव को समझने के लिए तिथि सहायक होती है। तिथि क्यों समझना जरूरी है? तिथि लिखना क्यों जरूरी था? तिथि के को डाल करके इतिहासकार ने क्यों लिखा? क्योंकि समय के साथ हम तुलना कर पाते हैं, एक तुलना कर पाते हैं। सिंधु घाटी का समय देखो, अभी का गांव का नाला देखो, नाला पे ढक्कन नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में सभी नाला ढके हुए थे।
एक समय में भारत के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अब देखो केरल जैसे राज्य में 100% शिक्षित है, सभी पढ़े लिखे लोग 100%, इंग्लिश बोलते तो है ही। तो शुरुआत के इतिहास में तिथि ज़्यादा लिखा जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग समझदार हो गया, समझता है बात को कि कह क्या रहा है। कई घटनाओं में तिथि निश्चित की जाती थी, किंतु सभी घटनाओं में नहीं। हमने बताया था किस घटना में तिथि निश्चित करेंगे, है कि नहीं। आज घर का घरवास करेंगे तो उसका तिथि निश्चित है कि नहीं। भूमि पूजन करेंगे तो उसका तिथि निश्चित है। अरे घर बना रहे हैं, 25 तारीख को घर बनाना है, एक दिन में तो बनेगा नहीं, उसके लिए लंबा समय चाहिए, उसके लिए तिथि निश्चित नहीं कर सकते। या कि घर जो है 25 तारीख को फाइनल कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। या फिर बचपन का भी कोई तिथि निश्चित नहीं है कि 25 जनवरी को मेरा बचपन था और 18 फरवरी को जो है मेरा जो है युवा अवस्था आ गया, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो वो सारा चीज़ क्या हो गया, तिथि निर्धारित नहीं हो सकती है। कुछ चीज़ों की तिथि निर्धारित होती थी। अब देखो, जो दूसरे पर कब्जा कर रहा था जैसे यूरोप, उसी का क्या हाल था, वहीं से शुरुआत हो गया आंदोलन का। 16वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में भौगोलिक खोज शुरू कर दिया। काहे खोज रहा था, सोचा कि खोजेंगे तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा, सामान का उत्पादन ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा कमाएंगे, व्यापारी बुद्धि। पुनर्जागरण शुरू हो गया। क्यों शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ पर शिक्षा में प्रोग्रेस हुआ, शिक्षित होने लगे लोग, तो पुनर्जागरण होने लगा। पुनर्जागरण क्यों, तो बोला भैया राजा तो शोषण कर रहा है, पैसा हमसे ले रहा है और कुछ काम नहीं कर रहा है। धर्म सुधार होने लगा, धर्म के नाम पे लोगों को उल्लू बनाया जाता था, भगवान के नाम पे। वाणिज्यवाद हो गया शुरू। वाणिज्यवाद मतलब व्यापार को ज़्यादा बढ़ावा देने लगा। कैसे वाणिज्यवाद, सोचो पुर्तगाल का जो नाविक था वास्को डी गामा, उसको सरकार वहाँ का पैसा दे के तब बोला जाओ भारत, तो वो क्या हो, वाणिज्यवाद। जैसे भारत सरकार करती है, तुमको बिजनेस करना है, 10 लाख रुपया देते हैं लोन, करो, पैसा लेगी वो, लेकिन पहले दे रही, जान रहा है कि इससे इनकम होगा तो हमको टैक्स ज़्यादा देगा। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हो गया इसका देखा देखी में। फ्रांस का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया। जब यूरोप में शुरू हुआ जागरण, तो अमेरिका में हुआ, फ्रांस में हुआ, फिर जाकर के एशिया और अफ्रीका में हो गया। एक भाई साहब थे जेम्स मिल, जिसके बारे में हम लोग पढ़े, उसका पुस्तक का नाम क्या था, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। प्राचीन भारतीय इतिहास को हिंदू काल, मध्यकाल को मुस्लिम काल और आधुनिक काल को ब्रिटिश काल कहा। इसके बातों को कौन काट दिया, हमारे इतिहासकार ने, भारतीय इतिहासकार। बोला भाई तू ज़्यादा एडवांस मत बोलो, तुम कम लोगों के बारे में जानकारी ले करके तुम यहाँ इतिहास नहीं बांट सकते हो। आधुनिक काल के दो पहलू, एक नए विचार, नई व्यवस्था, सामाजिक शैक्षणिक सुधार, आवागमन की सुविधा, आर्थिक शोषण, और नए काल में ब्रिटिश काल को कहा गया। अच्छा सॉरी, यहाँ विचारी पूर्णतः पालन नहीं करना। कहने का मतलब क्या हुआ, आधुनिक काल के बारे में क्या था, एक तो क्या बोला अंग्रेज, हम नया विचार लाए हैं, नई व्यवस्था लाए हैं, प्रजातंत्र लाए हैं, सामाजिक व्यवस्था को सही कर रहे हैं, शैक्षणिक सुधार कर रहे हैं, आने जाने आवागमन मतलब वही हो गया, रेल, नाव, पानी वाला रास्ता या जमीन वाला रास्ता, उसका व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ और क्या कर रहा था, आर्थिक शोषण कर रहा था। जितने भी नियम कानून बना रहे थे, जितने भी काम कर रहे थे विकास के, वो सब का पर्पस क्या था, अधिक से अधिक पैसे को कमाया जाए, कैसे यहाँ के लोगों का आर्थिक शोषण हो। बंधुआ मजदूर बना लेते थे। क्या करते थे, भाई तुमको दिए 10,000 रुपया, ठीक है, 1 महीना के लिए, तुम वापस नहीं करोगे तो क्या करेगा, यदि वापस नहीं किए तो तुमको मेरे यहाँ जाना पड़ेगा। अब जाओ उसके यहाँ खटो जिंदगी भर। वो हुआ बंधुआ मजदूर, किसी पैसे के बदले। या तुम्हारे परिवार को 10 लाख रुपया चाहिए, बहुत इमरजेंसी है, तो एक आदमी हमको चाहिए भाई लाइफ टाइम के लिए, तुमको लेके गया, जो काम करवाएगा तुम उसके यहाँ रहो, काम करो, खाओ, बस जीवन भर। तो ऐसा होता था। तो ये इन सब चीज़ों के आड़ में क्या करता था, शोषण करता था और अपने विचारों का पूरा पालन नहीं करता था। यदि करता तो वो आज भी बना रहता है इंडिया में। आधुनिक काल में औपनिवेशिक काल कहा गया क्योंकि भारतीयों का अंग्रेजों द्वारा क्या हुआ, शोषण हुआ। अंग्रेज तो बोला हम तो बहुत बढ़िया काम किए, यहाँ के लोगों को बढ़ाए, जाति प्रथा हटाए, ये किए वो किए, लेकिन भारतीयों ने क्या कहा, ये आधुनिक काल नहीं है बल्कि औपनिवेशिक काल है। औपनिवेशिक काल किसको कहते हैं, जब किसी का हम शोषण करते हैं। नहीं, अब कहोगे रे चलो ना तुम मेरे यहाँ रहना, तुम कुछ नहीं करना है, खाली द्वार दरवाजे पे झाड़ू पोछा करना, तुमको पढ़ाएंगे भी, लेकिन वो आएगा तुम तो उससे काम करवाओगे, तुम तो उसका शोषण करोगे। और उसके घर में बोल क्या है, उसको पढ़ाएंगे भी, हम मैट्रिक करवा देंगे।
लेकिन जब शोषण करना है, यदि हम उससे बहुत ऊंचे हैं, वो गरीब घर का है, तो हम उसको पास भी बैठने नहीं देंगे। बस शाम में बोला पढ़ने बैठो, बस बात खत्म है, दिन भर काम करवाओगे तुम। तो उसी तरह से अंग्रेजों का हाल था। औपनिवेशिक काल या आधुनिक काल के इतिहास की जानकारी का स्रोत क्या क्या था? सरकारी दस्तावेज, हमने बताया पहले लिखित होता था, हाथ से लिखा जाता था। क्षेत्रीय सर्वेक्षण शुरू कर दिया वो लोग, मतलब जा करके कॉपी पे हिसाब किताब, किधर कौन सा क्षेत्र है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कहीं सोना तो नहीं है, कहीं तेल तो नहीं है, कहीं कोयला तो नहीं है, इन सब चीज़ों का सर्वेक्षण शुरू कर दिया। पहाड़ी इलाका कितना दूर है, जनगणना शुरू कर दिया। भैया पता करो कहाँ पर कितना पढ़ा लिखा है, कहाँ कम लोग रहता है, कहाँ ज़्यादा रहता है, कहाँ ज़्यादा हिंदू है, कहाँ मुस्लिम है, सारा चीज़। डायरी, पत्र, संस्मरण, आत्मकथाएं, नेता, सुधारक, ये सारा विचार यहीं से हमें जानकारी मिलता है इतिहास के बारे में। किसी आदमी का लिखा हुआ आत्मकथा, उपनिवेश, प्रतिवेदन, ये वो सब। अभिलेखागार में सरकारी कागजात सुरक्षित रखे गए, अभी भी रखा हुआ है सरकारी कागजात। कौन कौन सा था? एक सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय, जवाहरलाल नेहरू पुस्तकालय। तत्कालीन उपन्यास, कविता, सिनेमा भी इतिहास की जानकारी का स्रोत है, अभी भी है। कुछ कुछ सिनेमा जैसे वो सुना होगा, कौन सा, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण कौन सा बनाई थी? पद्मावत मूवी। वो क्या था? वो इतिहास की ही जानकारी थी। तो कुछ कुछ ऐसी सिनेमा है जो कि हमें पुराने चीज़ों की जानकारी देती है। एक बनाया था मोहनजोदड़ो मूवी, ऋतिक रोशन, वो भी तुम देख सकते हो। पाकिस्तान, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड आदि बहुत सारा देश जो है या फिर राज्य जो है अलग हुआ, पहले जुड़ा हुआ था, तो मैप में भी चेंजिंग हुआ। अब बाकी तुम सारा चीज़ को हमको लगता है आराम से बना सकते हो। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में। 1936 में उड़ीसा अलग हो गया। 2000 में जो है तुमको झारखंड अलग हो गया। ये सब चीज़ में अब लगता है दम नहीं बचा, अब तुम सारे को बना सकते हो। इतिहास क्या होता है? तो इतिहास के बारे में तुम बता सकते हो कि घटना होता है, घटनाओं का अध्ययन को क्या कहते हैं? इतिहास ही कहते हैं। घटनाओं का क्या कारण होता है? घटना का क्या कारण हो सकता है? बदलाव होना। घटना का मतलब बदलाव होना। इतिहास के अध्ययन में क्या होता है? तिथि का महत्व होता है। मध्यकाल में क्या होता है? मुस्लिम शासन को मध्यकाल कहा गया था। अंग्रेजी शासन किसको कहा गया? आधुनिक काल को। अभिलेखागार किसको कहा गया? जहाँ पर दस्तावेज को रखते हैं, जो जगह है वो अभिलेखागार कहा गया। अब हमको लगता है तुम्हारा सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया और ये बनना चाहिए। तो पढ़ने का मतलब ये हुआ, थोड़ा समय लगा, 1.5 दूना 3 घंटा लग गया मोटा मोटी, लेकिन अब है कि कहानी समझिए, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे भैया अंग्रेज क्या करता था। अभी इसी चीज़ को तुम 9th में जब पढ़ोगे कहोगे अच्छा, और इसका डीपली जानकारी है। अभी 2 पेज में ख़त्म हो गया, आगे जाओगे तो यही 10 पेज में रहेगा। उसका पूरा जानकारी, शासन कैसे चलाता था, उसका फैमिली मेम्बर कैसे रहता था, राजमहल में लोग कैसे रहते थे, राजमहल में लोग कैसे शोषण करते थे, जो वहाँ की दासियाँ होती थी। बहुत सारे डिटेल्स पढ़ते हैं। तो इतिहास पढ़ना बहुत मज़ेदार है, लेकिन पढ़े मज़ेदार तरीके से तब। यही सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखा देते, तुम क्या करते? याद करते रहो, फिर भुला गए, 2 दिन नहीं पढ़े, तो अब नहीं भुलाओगे कभी। ठीक है, इसको यही ख़त्म करो।